हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। क्या है? द्रवों में विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब क्या है? जो अगर कोई द्रव्य विलयन है, ठीक है, द्रव्य विलयन है तो यानी कि इसमें विलायक जो होगा, विलायक हमारा द्रव होगा, ठीक है, और विलय जो होगा, विलय हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। क्या? विलय, क्योंकि इसमें वाष्प दाब किस पे पड़ेगा? विलायक पे। विलयन हमारा कैसा है? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? द्रव की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, अगर द्रव की मात्रा ज्यादा है तभी तो इसका वाष्प दाब होगा। अगर हमने किसी चीज को बॉईल करा यहाँ पे और इसमें लिक्विड ज्यादा है तो लिक्विड ही तो कंडेंस होकर उड़ेगा। कंडेंसेशन जो होगा हमारा लिक्विड का होगा, यानी कि वाष्पन जो होगा हमारा किसका होगा? सिर्फ लिक्विड का, ना कि ठोस का। ठोस का तो होने का ही नहीं। अगर द्रव लिया हमने, दूसरा विलय भी हमारा द्रव है, तो फिर दोनों का होगा। ठीक है, इसी के बेस पे ये हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? दो तरह के। नंबर एक, होता है हमारा द्रवों का द्रवों में विलयन। द्रवों का द्रवों में विलयन। द्रवों में द्रवों का विलयन क्या है? कि जिसमें विलायक और विलय दोनों द्रव के रूप में हो। किसके रूप में? द्रव के रूप में हो और विलयन भी कैसे बनाएंगे? और विलयन भी द्रव्य ही होगा। ठीक है, अब इसमें तो कोई से विलय मान लो, कोई से विलायक मान लो, दोनों हमारा क्या है? दोनों द्रव है। ठीक है, तो या तो ये विलायक हो, विलय हो, कोई से भी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह हमारा विलायक होगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। और जो हमारा विलय है वो हमारा कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो यानी इसमें कोई सा भी द्रव ले लो, या फिर दोनों द्रव है। अब ये मान लो जैसे हमारे पास ये है, ये इसमें है मिल्क। ठीक है, क्या है? दूध है इसमें, और हमने ऊपर से क्या ऐड कर दिया? पानी। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी ज्यादा हो दूध कम हो, ऐसा तो नहीं करते हम क्या करते हैं कि दूध तो ज्यादा होता है और पानी उसमें कम डालते। तो इसमें विलय का काम क्या कर रहा है हमारा? विलय का काम हमारा कर रहा है पानी, और विलय का काम क्या कर रहा है इसमें? दूध। इसी तरीके से कैसा ये विलयन हुआ? ये लिक्विड में लिक्विड का, यानी कि द्रव में द्रव का विलयन हुआ। ठीक है, इसके जो है इसके ऊपर हमारा जो है नियम दिया गया था एक, वो किसके द्वारा किया गया था? राउल्ट के। ठीक है, किसके अनुसार दिया गया था? राउल्ट के। राउल्ट का नियम। इसमें क्या है कि इसमें जो बताया था राउल्ट ने बताया था कि जो हमारा वाष्पीय द्रव होगा, ठीक है, कौन सा? वाष्पशील द्रव जो होंगे, वाष्पशील द्रव के इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो वाष्पशील
वाष्पशील, नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन, द्रवों के विलयन में, द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव, द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश, उसके मोल अंश के समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसको नोट करो। जैसे राउट का नियम जो दिया था, राउट के नियम ने बताया था कि जब कोई भी हम विलयन लेंगे, वाष्पशील विलयन लेंगे, उसमें दोनों अवयव विलेय और विलायक, दोनों अवयव यानी विलेय और विलायक, उनका जो आंशिक दाब होगा वो विलयन के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, किसके? विलयन के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर वाला नोट कर लिया आपने। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि जैसे कि अब ये हमारा विलयन है। ठीक है, इसमें हमारा हमने अवयव की जो संख्या ली वो कितनी ली हमने? एक। ठीक है, अवयव हमने एक मान लिया, माना अवयव की संख्या बराबर एक। तो इसका जो आंशिक दाब होगा, ठीक है, इसका जो आंशिक दाब होगा यानी कि पी प्रेशर, यो भी एक होगा, और वो किसके बराबर होगा? यानी कि समानुपाती से मोल अंश के। तो इसका मोल अंश भी क्या होगा हमारा? एक। समानुपाती है ना, समानुपाती, तो इसका मोल अंश भी होगा हमारा एक। ठीक है, जब समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी आता है उसके साथ में, आता है ना। तो कोई कांस्टेंट ऐसे P1 बराबर जीरो प्रेशर पे, ठीक है, जीरो प्रेशर पे कोई एक अवयव वर्क कर रहा है तो उसकी मोल संख्या भी एक होगी। ठीक है, इसी तरीके से दो मान लिया अगर हमने यहाँ पे, क्या मान लिया? दो। अगर दो मान लिया तो इसका प्रेशर भी दो होगा। ठीक है, ये समानुपाती होगा किसके? मोल अंश की संख्या के। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा ये, तो जीरो प्रेशर पे कोई दूसरा अवयव वर्क कर रहा है और इसका मोल अंश भी हमारा प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें, ये तो हो गया राउट का नियम। अब हम पढ़ेंगे इसमें डाल्टन का नियम। ठीक है, किसका? डाल्टन का नियम। डाल्टन के नियम के लिए अब ये हो गया हमारा डाल्टन का नियम। नेक्स्ट, डाल्टन का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी बर्तन में या फिर किसी पात्र लिख लो, किसी पात्र लिख लो, पात्र को ब्रैकेट में लिख लेना बर्तन। किसी पात्र में जो विलयन होगा, ठीक है, पात्र में विलयन अवस्था, पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब का विलयन अवस्था का कुल दाब, ठीक है, क्या होगा इसमें कि इस नियम के अनुसार किसी पात्र या फिर बर्तन में विलयन अवस्था का कुल दाब विलयन में अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसने क्या बताया, डाल्टन ने बताया कि जब कोई विलयन लिया, ठीक है, विलयन का जो कुल दाब है, ठीक है, किसी हमने कोई पात्र लिया, उस पात्र में विलयन लिया और विलयन की अवस्था का जो कुल दाब है, ठीक है, विलयन की अवस्था का जो कुल दाब है वो विलयन में अवयवों, यानी कि दो अवयव है उसमें, तो दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर उन दोनों का जो प्रेशर है वो उनका बराबर होगा। जैसे कि मैंने उसमें लिया था, एक तो यह आया था हमारा P01 और X1, ठीक है, और एक ये लिया था मैंने P02 X2, ये दोनों लिए थे। अब इसमें आ गया कुल प्रेशर अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों का एडिशन से P10 X1 प्लस P20 X2, ठीक है, इन दोनों की ये बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का जो योग होगा वो कुल विलयन के कुल दाब के बराबर होगा, ठीक है। विलयन की जो व्यवस्था होगी उसके कुल दाब के बराबर ये होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर हो गया हो तो अब इसके परिणाम पढ़ते हैं कि इसके डाल्टन के नियम के क्या क्या परिणाम निकले, ठीक है। इसके निम्नलिखित परिणाम निकले थे। जैसे कि नंबर 1, इसके कितने निम्नलिखित नियम निकले थे, ठीक है ना, परिणाम निकले थे। जो पहला परिणाम है इसका, डाल्टन के नियम के परिणाम, ठीक है। इसका जो पहला परिणाम निकला था, पहला परिणाम था पहले नियम में आ गया इसके कि जब कोई विलयन है, ठीक है, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी
अवयव उसके किसी अवयव के मोल अंश से अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जाता है। ठीक है, मोल अंश से संबंधित किया जाता है। किया जाता है, ये इसका पहला निकला था। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या पहला परिणाम क्या निकला था इसका कि संबंधित हाँ ठीक है, इसमें पहला नियम क्या निकला था, किसी विलयन में कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से जोड़ा जाता है, यानी कि उसी अवयव के साथ में लिया जाता है। ठीक है, अवयव क्या है, यहाँ पे अवयव होता है कोई भी पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं अवयव क्या होता है। तो अवयव जो होता है हमारा कोई भी पदार्थ हो गया, या इसे विलायक ले लो या विलय ले लो, ये हमारा क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, दूसरा नियम क्या निकला इसमें, दूसरा जो परिणाम निकला इसका, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव दो के मोल अवयव के मोल अंश के साथ रेखीय रूप में बदल जाता है। ठीक है, इसने क्या है, किसी विलयन का जो भी उसका कुल वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो अवयव के दोनों अवयव के, ठीक है, दोनों अवयव के मोल अंशों के साथ, दोनों अवयवों के मोल अंशों के साथ परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, उन्हीं यानी कोई विलयन है, किसी विलयन में दो अवयव है और उन अवयव के मोल अंशों के साथ वो उसी के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो तीसरा नियम जो बोला था, तीसरा नियम है हमारा, जो तीसरा परिणाम निकला था, तीसरा परिणाम किसी अवयव एक या दो, ठीक है ना, दोनों में से एक या दो, एक व दो के वाष्प, किसी अवयव एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब ठीक है, क्या था कि किसी अवयव के एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव के एक मोल अंश वाष्प दाब एक मोल अंश के बढ़ते
के बढ़ते बढ़ते नहीं बढ़ने से कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन इसके परिणाम निकले थे किसका, डाल्टन के नियम के। पहला परिणाम क्या निकला था, पहला परिणाम निकला कुल वाष्प दाब को उसके किसी विलयन के मोल अंश से संबंधित किया जाता है, यानी कि उसी जैसे कोई विलयन है, उसी में कोई एक अवयव है, तो उसी अवयव के मोल अंश के साथ उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के मोल अंश के साथ उसी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तीसरा क्या था कि किसी अवयव में एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक के ऊपर उसका जो वाष्प दाब वो निर्भर रहता है। तो विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो एक मोल अंश के बढ़ने या घटने से, इनमें से कोई सा भी एक बढ़ जाओ या एक घट जाओ, तो उसके क्या होगा, उससे क्या होगा, उसमें कमी या फिर वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, एक मोल अंश के बढ़ने से वो जो विलयन हमारा कम या ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है, विलयन कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको। अब पहला ये हो गया हमारा द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका वाष्प दाब। द्रव्य हो गया, अब पढ़ेंगे ठोस के बारे में। हमारा द्रव हो चुका है कंप्लीट। अब यहां से पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस के बारे में ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका वाष्प दाब। अब ठोस पदार्थ है, उसका द्रव्य विलयनों में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर हमने कोई भी शुद्ध विलयन लिया, क्या लिया, शुद्ध विलयन, हमने कोई विलयन लिया, उस विलयन में हमने ठोस भी मिक्स है उसमें, और द्रव हमारा क्या है, विलायक है, और ठोस हमने विलय ले लिया उसमें। तो जब हमने दोनों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद उसे हमने हीट एनर्जी दी, हीट दी उसे नीचे से, तो हीट करने के बाद उसमें से क्या हुआ, सिर्फ विलायक, क्या विलायक हमने क्या लिया इसमें, लिक्विड, द्रव, और ठोस हमने क्या लिया इसमें, विलय। तो जैसे ही हमने कोई विलयन बनाया तो उस विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा है, यानी कि द्रव की मात्रा ज्यादा है, और विलय क्या हमारा, ठोस है। ठीक है, ठोस हमारा विलय है। अगर हमने इन दोनों का एक विलयन बनाया, और विलयन बनाने के बाद जब हमने इनको हीट करा, यानी कि इनको एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के बाद इसमें से जो है सिर्फ विलायक के मोल, किसके, विलायक के मोल ज्यादा वेपर होकर उड़ेंगे, वाष्प रूप में उड़ेंगे, और विलय के मोल उसमें सेटलमेंट यानी कि नीचे की ओर बैठते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक ये मान लो ये लिया हमने, इसमें चीनी और पानी का घोल, किसका, चीनी और पानी का घोल ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमने इसको गर्म करा यहाँ से,
गर्म करने के बाद चीनी यहाँ बैठ जाएगी नीचे, चीनी नीचे की ओर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और वाटर जो है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा और चीनी नीचे आ जाएगी, चीनी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ यही चीज है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं पूर्ण रूप से, ये होता क्या है वैसे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन रूप में इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो किसी विलियन यहाँ से लिख लेते हैं, किसी विलियन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ, किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ लिया हमने, ठीक है, कोई विलयन है उसमें जितने भी है हमने पदार्थ मिला रखे, उनमें से जो जो भी इसमें वाष्पशील पदार्थ है वे हमने ले लिए। ठीक है, उनका जो आंशिक दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। आंशिक दाब क्या होगा, मोल अंश के समानुपाती। जैसे कि उसमें हो रहा था द्रव के द्रव में, सेम इसमें भी वही चीजें है। अगर मैं वाष्पशील चीजें ली तो उसमें भी क्या होगा, उसके समानुपाती होगा। जैसे कि हमने अवयव ले लिया एक ले लिया, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, पहले तो समानुपाती होगा, समानुपाती मोल अंश के एक के, और इसका जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा हमारे के बराबर। ठीक है ना, यहाँ तक ये आया समझ में। जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू में समझा दूं, जैसे कि ये है, ठीक है, ये मान लो ये है वाष्प दाब, क्या है, वाष्प दाब, ये इधर की तरफ को बढ़ रहा है और ये इधर की तरफ को बढ़ चल रहा है मोल अंश। ठीक है, और ये यहाँ से कोई विलियन है उसको दर्शा रहा है, तो जितना हमारा वाष्प दाब बढ़ा उतना ही हमारा मोल अंश भी बढ़ा। यहाँ पे भी जिस पॉइंट तक वाष्प दाब गया उसी पॉइंट तक मोल अंश भी गया, कि जितना हमारा वाष्प दाब बढ़ेगा उतना ही हमारा मोल अंश बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे जो अगला टॉपिक है उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, थैंक यू।